एक तो चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं है और ऊपर से लोग जल भून रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा और छूट दे दें तो लोग ज़ोंबी बन के एक दूसरे पे टूट पड़ेंगे। ऐसे हालात में देश का प्रधानमंत्री छुट्टियां मनाने यूरोप गया हुआ है। यमुना तो उतनी ही गंदी बह रही है और बगल में एक गड्ढा खोद के वहाँ पे फोटो खिंचवा के गवर्नमेंट दिखा देती है पब्लिक को कि यहाँ पे आप आके अपना छठ पूजा कर सकते हो। ये पानी आपने सिर्फ वीडियो और रील्स बनाने के लिए थोड़ा सा साफ करवाया है या एक्चुअली यमुना में वाकई में पानी साफ हो गया है? बहुत फर्क है। जो यमुना जी हमें 8 महीने पहले मिली थी और आज जो यमुना जी आप देखिए यहाँ से वहाँ तक कहीं भी आप निगाह उठा करके देख लीजिए, आपको स्वच्छ पानी दिखाई दे रहा है। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहाँ वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है। ये रिसेंटली हमें पूरा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। ये हमने देखा। सही तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं? और जितने आसानी से मैली हो रही है गंगा, बहता पानी है सर, बहता पानी से साफ कोई चीज हो ही नहीं सकती और वो बहता पानी गंदा हो रहा है। एड्स दिखाए जाते हैं वहाँ पे। एक आके प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे जंग रोक दी। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। और रुकवा दी पापा, जबकि असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। Wait, he stopped the war? Are you completely sure about that? मैम यहाँ पर मैं एक दो चीजें क्लियर करना चाहूँगा। हकीकत कुछ होती है और उसको अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग या फिर सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग या मीडिया के अकॉर्डिंग अपने एजेंडे के रूप में भी बहुत बार प्रमोट किया जाता है। आज वहाँ पर आप चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स देखिए, चाहे जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स देखिए, चाहे प्रेस इंडेक्स देखिए, जो ये कंट्री हैं इनकी पोजीशन बेहतर है क्योंकि इनके ग्रोथ के मायने वो एक अलग हैं। उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी, उनका ग्रोथ हमारा ग्रोथ, उनका प्रोडक्शन हमारा प्रोडक्शन, जमीन आसमान का फर्क है। एक वक्त पे हम सोने की चिड़िया थे, एक वक्त पे हम विश्व गुरु थे, एक वक्त पे हम डोमिनेट करते थे, एक वक्त पे लोगों ने हमारा सी रूट ढूंढा। उसका रीजन इंडिया था कि लोग इंडिया आना चाह रहे थे क्योंकि सोने की चिड़िया था। वो एक वक्त पे था। आज हालात हमारा हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा पॉवर्टी रखता है। एक बहुत बड़ा ग्रुप पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन पे आता है। वो जब आएंगे उनका एक कंट्रीब्यूशन रहेगा तो सीधी सी बात है देश ग्रोथ करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिस देश से जुड़े हुए हैं उस देश को छोड़ दें। इसका बस उद्देश्य ये है कि वो लोग अपने देश को भी जानें, अपने जो मातृभूमि के प्रति दायित्व हैं उनका भी निर्वहन करें, जिसको कहते हैं कि अपनी जो है जन्मभूमि का कर्ज अदा करें। तो इस रूप में वो आएंगे, निवेश करेंगे। हमारे जो उनके भाई बहन हैं, हमारे जो बंधु हैं, तो वो जो है क्या होगा, इससे उनको ग्रोथ होगा और आगे बढ़ेंगे। तो जबकि हमारे यहाँ पे रिवर्स को पूजा जाता है, जो कि गंगा जी पवित्र हमारे लिए माता समान है, पवित्र है हमारे लिए। इन सारी चीजों को अगर हम रखते भी हैं सामने, तब भी कहीं ना कहीं गंगा तो मैली हो चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें देखा गया गंगा का जो भागलपुर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर गंगा डॉल्फिन रिजर्व भी, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन रिजर्व भी घोषित किया गया है। वहाँ पर जो स्कीमर पक्षी है वो मिला। स्कीमर पक्षी की पहचान ये होती है वो वहीं पर जाता है जहाँ पर पानी शुद्ध होता है, अशुद्ध जगहों पर वो नहीं जाता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब नीदरलैंड गए तो नीदरलैंड पहुँच करके वहाँ का जो सबसे सक्सेसफुल डैम है, डैम पे भी प्रधानमंत्री महोदय गए और उन्होंने उस डैम का मैनेजमेंट देखा कि वहाँ से हाइड्रोलिक पावर जो है वो कैसे जो है जनरेट हो रही है, साथ ही साथ सिटी को कैसे जो है बचाया जा रहा है, साथ ही साथ उस डैम के माध्यम से टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जा रहा है। वेलकम टू NCSE IAS दोस्तों। आज हम करंट अफेयर्स पे एक और मुद्दे के साथ आपके सामने आए हैं जो आपके मेंस और एसए को लेके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा।
कहीं ना कहीं जो सारे डायमेंशंस हैं, इकोनॉमी, सोसाइटी, ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशंस या डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो भी आप कहें, इन सारे डायमेंशंस को लेके हम हर मुद्दे को आपके सामने लेके आएंगे, और जिसमें आपको क्रिटिकली एनालाइज करने का जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बड़ी आसानी से आप उसका आंसर कर पाओगे, और आपको बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम आपके लिए करते हैं। हम आपके लिए वो सारा रिसर्च और एनालाइज करके लाते हैं, ताकि आप बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा चीजों को बहुत ज्यादा आसानी से समझ सको। कोई ऐसा मुद्दा है जहां पे आप डिस्कशन चाहते हो जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायमेंशन से हो, वो उस मुद्दे पे अगर आप चाहते हो कि हम उस मुद्दे पे बात करें तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। वेलकम टू NCSE वंस अगेन। तो आज हमारे साथ वंस अगेन वी हैव विपिन मिश्रा सर, जहां पे ये हर मुद्दे पे ये अपना ओपिनियन देंगे और हर मुद्दे पे हम बाकायदा पूरे सारे डायमेंशन से डिस्कस करेंगे। तो सर वेलकम वंस अगेन। थैंक्स मैम। कि अभी हम देख रहे हैं जी हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी है, एक ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट है, जी और इस बात को हिंदुस्तान में इस बार, जो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में इस बार बहुत ज्यादा गर्मी होगी, जी इस बात को लेके बहुत सारे डिस्कशन हुए। 6 महीने पहले से हम डिस्कस कर रहे थे कि एल नीनो इम्पैक्ट होगा, जी। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट होगा, जी। बहुत ज्यादा गर्मी होगी, और यहाँ इंडिया में इतने पूरे जितना कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इस साल बहुत ज्यादा गर्मी है, और जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान, सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज एक आग का गोला बना हुआ है। जी और ऐसे हालात में इन द नेम ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, इंडिया का जो लीडर है, प्राइम मिनिस्टर हमारे, यूरोप घूमने गए हैं। चलो UAE को अगर हम थोड़ा सा नजरअंदाज कर दें, फिर भी वो छुट्टियां मनाने गए हैं हिंदुस्तान से बाहर। जी और दूसरी चीज ये कि इंडिया में एनर्जी क्राइसिस है, गैस के क्राइसिस हैं। लोग, एक तो चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं है, और ऊपर से लोग जल भून रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा और छूट दे दें जी किसी भी वजह से, जी जी तो लोग ज़ोंबी बन के एक दूसरे पे टूट पड़ेंगे। अब ऐसे हालात में जी देश का प्रधानमंत्री जी छुट्टियां मनाने जी यूरोप गया हुआ है, जी। इसमें आपका क्या कहना है? मैम, एक जो आम जनता का देखने का नजरिया है और एक जो आपकी राजनयिक सोच है, दोनों में अंतर होता है। अगर आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय के इस यात्रा के संदर्भ में देखें तो उनका निहितार्थ क्या है, इस पर हम पहले फोकस करें, इसको जानें। चूंकि वर्ल्ड लेवल पर जो एक तरीके से जियो पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपने देखा कि इस्लामाबाद टॉक हुई, फ्लॉप हुई, सक्सेसफुल नहीं हुई। वर्ल्ड लेवल पर हम एक पीसफुल कंडीशन में नहीं आए, जबकि इस्लामाबाद टॉक का उद्देश्य क्या था कि भाई मिडिल ईस्ट में पीस लाना, लेकिन वो नहीं आ पाई। खास बात यह है कि आपने अभी हाल ही में न्यूज़ में देखा होगा कि ट्रंप महोदय पहुंच रहे हैं चाइना। ट्रंप महोदय जा रहे हैं, तो चाइना में जाने की सीधी सी बात है, अमेरिका चाइना के रिलेशंस में थोड़ा चेंजमेंट आएगा। आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि ट्रंप जैसे ही चाइना पहुंचते हैं उनके सुर बदल जाते हैं। बिल्कुल, वो बोलते हैं कि अब भारत की अमेरिका को भारत की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, कि अब हम डायरेक्ट जो है एग्रीमेंट करेंगे, डायरेक्ट जो है चीज़ों को चाइना के साथ डेवलप करेंगे। पहले अभी हम इंडिया का जो है एक यूज़ करते थे, या उस रूप में कि भाई चेक एंड बैलेंस के लिए यूज़ करते थे, तो उनका वो कंसर्न था। तो चूंकि जियो पॉलिटिक्स लेवल पर ऐसे उथल पुथल हैं, ऐसी चेंजेस हैं, ऐसे चैलेंजेस हैं, जिनकी वजह से आज के समय में यात्रा करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और रही बात जो जैसे आपने कहा कि भाई लोग वो घूम रहे हैं, तो अगर इस कंसर्न में देखा जाए, दिसंबर और जनवरी में अगर कोई नॉर्वे का प्रधानमंत्री इंडिया या अफ्रीका या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में जाता है, तो क्या उसके लिए वो होगा कि भाई वो जाड़े से बच के भाग रहा है? ये देखने का कंसर्न हमारा बहुत आम है, लेकिन हम आम कंसर्न में न दे करके उसके पीछे आखिर जो उद्देश्य क्या है या वो
किस हिसाब से जियोपॉलिटिक्स में चेंज के बेस पर जो है हो रहा है, तो इस पर ध्यान देंगे, न कि कॉमन कंसर्न पर। सर अब तक तो हम देख रहे थे जबकि पाकिस्तान को हम हर बार डिग्रेड करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। एज यू सेड, इस्लामाबाद टॉक फेल हुआ। जी मैम। अगर वो इस्लामाबाद टॉक सक्सेसफुल हो गया होता जी मैम। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होती, एक तो ये, और दूसरी बात, बार बार ये इकोनॉमिकली वी आर, हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है सबसे ज्यादा तो अमेरिका के साथ है। चाइना को भी हमने जी, रिसेंटली इन रिसेंट पास्ट वी बाईपास चाइना जी आल्सो। जी जी। इन दैट केस इफ अमेरिका सेज के चाइना और अमेरिका अगर एक हो जाएं तब इंडिया की जरूरत नहीं होगी। जी। ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में किस हद तक इम्पैक्टफुल है? मैम देखिए, जब ऐसी यात्राएं होती हैं बायलैटरल दो देशों के बीच, तो ऐसी स्थिति में जब हम दूसरे देशों में जाते हैं या कोई हमारे यहाँ आता है, तो उसके कंसर्न के जो भी टॉपिक्स रहते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स रहते हैं, वो वहाँ के जो डेलीगेट्स हैं या लीडर्स हैं वो देते हैं। उसका उद्देश्य यही होता है कि हम जिस देश में जा रहे हैं उस देश को प्रभावित करके ज़्यादा से ज़्यादा हम एग्रीमेंट कर सकें या ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाभ उठा सकें या आपस में चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। तो ये जो स्टेटमेंट होते हैं वो तात्कालिक होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते हैं, या उसके पीछे ये नहीं कि उनकी पूरी डिप्लोमेसी उसी की तरफ मूव कर गई, ये नहीं होता है। लेकिन चूंकि उनको खुश करना है चाइना को, तो इस वजह से हाँ बिल्कुल ऐसे कहे गए। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी भाई बहुत से देशों की यात्रा करते हैं तो उनके कंसर्न में अच्छे स्टेटमेंट बोलते हैं, या दूसरे देशों के जब भारत की यात्रा करते हैं तो वो भी भारत को लेकर के, इसकी कल्चर को लेकर के कि भाई इंडिया कल्चरल बहुत रिच है, इंडिया में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इंडिया बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है। तो ऐसी चीज़ें जो है बहुत कॉमन है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। देखना यह कि आगे की जियोपॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। और रही बात, अगर हम चाइना और अमेरिका एक होते हैं तो उस कंडीशन में इंडिया पर इफेक्ट, तो वो एक्चुअली जो वर्ल्ड ट्रेड है, माना कि ये दोनों लीडर्स हैं, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड जो जुड़ा हुआ है वो आपकी एक तरीके से डिमांड पे जुड़ा हुआ है। डिमांड कहाँ है? लैटिन अमेरिका, अफ्रीका। तो सीधी सी बात है, जो और लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ये जो हैं, ये हमारे जो ग्लोबल साउथ है जिसमें भारत एक लीडरशिप की भूमिका निभा रहा है, उसको एक तरीके से मशाल दिखा रहा है, एक अगुआ के रूप में कह सकते हैं, भारत उसमें भूमिका निभा रहा है। तो हमारा जो ग्लोबल साउथ का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो अगर ये दोनों देश एक भी हो जाते हैं और रसिया का सपोर्ट इंडिया और ग्लोबल साउथ को मिल रहा है और मिडिल ईस्ट के साथ में कोऑर्डिनेशन बेहतर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को जो है अपने स्ट्रेटजी में चेंज लाना पड़ेगा। सर अगर आप एज यू सेड अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो कि वर्ल्ड का जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कहीं ना कहीं इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और प्रोड्यूसर भी है बहुत सारे कमोडिटीज का, और सप्लायर भी है, एक्सपोर्टर भी है बहुत सारे कमोडिटीज का। ऐसे हालात में अगर अफ्रीका और सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर को हम नजर में रखेंगे तो वहां पे जो नदर्न हेमिस्फीयर है, जो आर्कटिक जोन है, वहां पे जो ब्लू इकोनॉमी में जो चीजें हो रही हैं, जिसमें स्पेशली उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि जो ब्लू इकोनॉमी का ऑपरेशन है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज, रशिया और चाइना, ये तीनों उसमें मिले हुए हैं और वहां पे बहुत सारे R&D हो रहे हैं। और वो R&D में अगर वहां पे अगर नेवल वहां पे आ गई, इन सारी कंट्रीज की नेवी आ गई, वो उन सारे कंट्रीज की जो कि बहुत सारी ऑलरेडी है वहां पे, डिपोटेड है वहां पे ऑलरेडी, और वहां पे इनका जो सी रूट बन गया, जो कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, जो अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाए वहां पे सी रूट बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट पेनिनसुला इन इंडियन ओशन, वी हैव अरेबियन सी, वी हैव बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, इन ये बहुत बड़े एक रीजन में वी हैव मोनोपोली। यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं नेवी हमारी स्ट्रांग है यहाँ पे। अगर वहां पे सी रूट बन गया, जो आर्कटिक ओशन में वहां पे सी रूट बन गया, और
अगर उनके रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गए, रशिया और चाइना के बीच में तो तालमेल है ही, जी। और रशिया और यूरोप में थोड़ी बहुत अनबन होती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो ठीक भी हो जाती है, और चाइना और यूरोप का टग ऑफ वॉर चल रहा होता है कुछ मुद्दों पे, अगर वहां पे सी रूट बन गया और वहां पे उनकी डिमांड्स पूरी हो गई तो ये तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ रिसर्च में, कुछ डेवलपमेंट्स में हमारा थोड़ा बहुत बेनिफिट हो, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को लेके या सी लेवल का इंक्रीज होना या वहां पे ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, ये तो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। जी। अगर सी लेवल अगर थोड़ा भी बढ़ जाता है, हमारे लक्षद्वीप के कई आइलैंड्स तो वैसे ही डूब जाएंगे, जी, बिल्कुल। हमारे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि वैसे ही डूब जाएंगे, जी। और हमारे जो कोरल रीफ्स है, हमारे जो मरीन लाइफ है, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जी। और हमारी नेवी भी कहीं ना कहीं इन सब से, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमारी नेवी पे डिपेंड करते हैं टू द पायरेसी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर गुड्स एंड बहुत सारी सर्विसेज को लेके वो कहीं ना कहीं हम पे डिपेंड करते हैं। जी मैम। तो आपका क्या कहना है जो ब्लू इकोनॉमी कोऑपरेशन को लेके, कि यहाँ पे हमारा कितना नुकसान होने के चांसेस हैं, क्योंकि हम नुकसान के दरवाजे पे नुकसान जी। हमारे दरवाजे पे खड़ा है। जी मैम। मैम इसमें दो बातें हैं। पहले अगर हम जियो पॉलिटिक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी देश जो अपने आप में सॉवरिन है जी, और एक रीजन में या फिर वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसी भूमिका निभा रहा है जो कह सकते हैं कि लीडरशिप की, बिल्कुल। तो उसको ऐसे कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी ऐसे जो भी एमओयूज हैं या फिर ऐसे कोई भी कंसर्न जो वर्ल्ड वाइड जुड़े हैं उसमें जुड़ा रहना चाहिए ही। बिल्कुल। उससे हम अलग होकर के विश्व से कोई भी देश या हम नहीं रह सकते हैं। अगर रहते हैं तो हमारी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बहुत बेहतरीन नहीं कही जाएगी। तो जो रही बात जो एक अपने इस काउंसिल की या इस रूट की, तो इसमें भारत का जुड़ना लाजमी है और जुड़ना भी चाहिए, चूँकि फ्यूचर में कैसी चीज़ें हों, क्या चेंजमेंट आए वो अभी कोई नहीं जानता है, चूँकि बहुत सब चीज़ें एक तरीके से भविष्य के गर्त में छिपी रहती हैं। बिल्कुल। लेकिन रही बात कि यह रूट इकोनॉमिकली या वर्ल्ड इकोनॉमिकल रूट बन जाएगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आपने हिस्ट्री देखी होगी। वास्को डिगामा आया, बिल्कुल। वास्को डिगामा आया या फिर जो कोलंबस आया, इन सब ने जो यात्रा की और रूट खोजे, उन रूट्स में वही रूट सक्सेसफुल रहे जो लोगों के से ज़्यादा जुड़े हुए थे, जो मार्केट को से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे या बहुत बड़ी मार्केट थी, बिल्कुल। और साथ ही साथ इकोनॉमिकल थे। एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई कोई भी पुर्तगाल से चल रहा है और अफ्रीका होकर के फिर जो है इंडिया आ रहा है, बिल्कुल। उसने अपने हिसाब से एक नया इन्वेंशन किया, रूट हुआ और उसने उस कंसर्न में बताया और एक तरीके से अचीवमेंट भी उस टाइम कर रहा कि भाई इन्होंने वास्को डिगामा ने जो है एक नया रूट खोल दिया साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ने का। बिल्कुल। वर्ल्ड लेवल पे जो है उसका यूरोप ने कुछ वर्षों तक लाभ भी उठाया। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे देखा गया इस रूट से हम जा रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत महंगा पड़ रहा है। आखिर में फिर उसका एक समाधान निकाला गया। समाधान ये हुआ कि हम मिडिल ईस्ट के साथ बेहतर संपर्क रखें, तो हम जो लैंड रूट है उससे भी जुड़ेंगे, उस साथ ही साथ हम जो मेडिटेरियन सी है, पहले आपने देखा होगा इटली में, इटली का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था, या इटली वाज द मोस्ट प्रॉस्परस कंट्री इन द हिस्ट्री। तो वो क्यों था? क्योंकि मेडिटेरियन सी का बहुत इंपॉर्टेंस था। बिल्कुल। तो उस रूट के माध्यम से रेड सी होते हुए आप जो है इधर सुएज कैनाल से होते हुए जब एक ये नया रूट आ गया तो इस वाले रूट का इंपॉर्टेंस कम हो गया, खत्म नहीं हुआ, कम हो गया। क्योंकि हम जितनी कॉस्ट प्राइस अगर हमको पुर्तगाल से कोई भी सामान या फिर जो है स्विट्जरलैंड से कोई भी सामान पहुंचाने में इंडिया या आसियान कंट्रीज में होती है, उससे कम कॉस्ट में हम जो है यहाँ पर रेड सी और सुएज कैनाल वाले रूट से पहुंचा सकते हैं। तो अगर ऐसे कंसर्न वहां पे होंगे, जो ये जो नया रूट
इन लोगों ने डिसाइड किया है, तो वहाँ पर भी वो हो सकता है कुछ 2-4 देश या आर्कटिक सर्कल के जो देश हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, डेंस ऑफ द पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो अफ्रीकन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ और एशियन और मिडिल ईस्ट में रहती है। तो ऐसी स्थिति में वो रूट रन कर सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये रूट बंद हो जाए। और इंडिया चूंकि इस फील्ड का एक अच्छा खिलाड़ी है और उस पर बहुत बेहतरीन उसकी स्ट्रेटजी भी सेशल्स से लेकर के मॉरिशस वगैरह को लेकर के और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर के कई लेवल पे काम हो रहा है, तो अनडाउटली इंडिया मुझे लग रहा है कि एक बेहतर विकल्प की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मोदी जी अभी नीदरलैंड में, स्वीडन में वो बार बार ये कह रहे हैं कि वाटर मैनेजमेंट को लेके दे आर ही इज टॉकिंग ऑन वाटर मैनेजमेंट। बिल्कुल सर, वाटर मैनेजमेंट दे आर टॉकिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ हार्बर्स, सी रूट्स, डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज और फ्लड्स को मैनेज करना और क्लीनिंग और ब्यूटीफुल रिवर्स। लेकिन सर इसमें बार बार बजट्स अलोकेट हो चुके हैं, जो कि इंडिया एक बहुत बड़ा पेनिनसुला कंट्री है जी। और गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक हमारे पास समंदर ही समंदर है जी। लगभग 7,000 से ज्यादा, 7,500 से ज्यादा किलोमीटर, 7,500, मोर देन 7,500 किलोमीटर वी हैव ओनली सी। जी मैम। तो इतना होने के बावजूद जी इंडिया अगर हिस्टोरिकली देखेंगे, जैसे कि आपने अभी कहा वास्को डी गामा का आना, नया सी रूट ओपन करना, अगर एंशिएंट पीरियड से भी अगर हम देखते हैं, मिडिवल पीरियड से अगर हम देखते हैं, एंशिएंट पीरियड को हम फिर भी पीछे छोड़ दें, अगर मिडिवल पीरियड से भी देखते हैं 14th-15th सेंचुरी में, द बरोच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हार्बर इन द वर्ल्ड। बरोच हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड रूट टू द वर्ल्ड, क्योंकि जितना सारा यूरोप का ट्रेड था, जितना सारा आपका मिडिल ईस्ट का ट्रेड था, वो गुजरात से होता था। ट्रेड का बहुत बड़ा हब था। और उसके बाद में ड्यूरिंग ब्रिटिश वी हैव सीन कोलकाता एंड मुंबई, दे वर डोमिनेटेड। और जब हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं, मैंगलोर वॉज डेवलप्ड बाय टिपू सुल्तान एंड इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट हार्बर आज भी। और इतने सारे बड़े बड़े हार्बर्स हैं, इतने अच्छे सी रूट्स हैं हमारे। और तब यूरोप में ऐसा कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुए थे हार्बर्स के या सी रूट्स को लेके या फ्लड मैनेजमेंट को लेके, जबकि दुबई में नए नए आइलैंड्स बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और रिवर्स को क्लीन करने को लेके, रिवर्स मैनेजमेंट को, जबकि हमारे यहाँ पे रिवर्स को पूजा जाता है, जो कि गंगा जी पवित्र हमारे लिए माता समान है, पवित्र है हमारे लिए। इन सारी चीजों को अगर हम रखते भी हैं सामने, तब भी कहीं ना कहीं गंगा तो मैली हो चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात बजट की, रही बात गंगा को साफ करने की, ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार हो चुका है। अब इन सब मुद्दों पे यूरोप में जाके डिस्कस करने का क्या उद्देश्य है, बताइए। मैम देखिए, होता क्या है कि बजट अलॉटमेंट अच्छी बात है। हर सरकार चाहती है कि हम अपने यहाँ सुधार करें, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज ना आए या उनको एक अच्छा बजट दें। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल रन करने का बेस केवल बजट नहीं है। उसके लिए ज़रूरी होता है आपका एक्सपीरियंस, आपके पास टेक्नोलॉजी, आपका मैनेजमेंट। तो हमने देखा है, चूँकि चाहे नॉर्वे हो चाहे नीदरलैंड हो, ये दोनों ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि प्रॉपर कोस्टल साइड में है, बगल में समुद्र है। नॉर्वे में जो फेल्ड एरिया बोला जाता है, जो वर्टिकल टर्म है, फेल्ड एरिया, फेल्ड होता है कि जो इसका राइट किनारा होता है, कोस्टल पार्ट होता है, उसके तरफ जो है धीरे धीरे भराव करके बढ़ते जाना, वो फेल्ड बोला जाता है, जो वर्टिकल टर्म है। तो वो उनके पास जो ओशन का एक तरीके से या सी का जो है वो एक तरीके से बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, चूँकि वो उनकी हजारों वर्षों का इतिहास रहा है, उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है। चाहे नीदरलैंड का हो, रॉटरडम जो बंदरगाह है वो एकदम कोस्टल पॉइंट पे ही है। तो
साथ ही साथ उधर से नदियां भी निकलती हैं, राइन नदी आदि वहाँ से निकल रही है, और जो कि यूरोप में एक अच्छी नदी है। इटली के बारे में अगर आप बात करें तो जो इटली की जो प्राचीन इटली है उसकी एक पहचान ही थी वहाँ की नदियाँ। अभी भी आप नदियों इटली शहर में चले जाओ तो इटली में जो एक तरीके से आप देखोगे रोम में, तो रोम में वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो सिटी का ट्रांसपोर्टेशन है वो नदियों से और नावों से भी होता है। वो रोड ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा वहाँ पर इसका ट्रांसपोर्टेशन है। तो कहने का मतलब ये है, चूँकि ये देश चाहे इटली हो, चाहे नीदरलैंड हो, स्वीडन हो, नॉर्वे हो, इन देशों में चूँकि वाटर सिस्टम इनका पहले से रहा है, इनके जोग्राफिकल फेनोमेनन के अकॉर्डिंग है, तो इस वजह से इनका एक्सपीरियंस बेहतरीन है। इन्होंने उसके अकॉर्डिंग नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद की है। तो अब हम उन पर नई टेक्नोलॉजी ईजाद करने के लिए इनोवेशन पर जितना खर्च करें उससे बेहतर है कि जिन क्षेत्रों में उनकी लीड है, उनकी पहुंच है, उनका एक्सपीरियंस है, उनमें हम उनकी हेल्प लें, और जिनमें उनके पास कमी है उनमें हम इंडिया से उनको एक्सेस पहुंचाएं। यही वर्ल्ड सिस्टम का या वर्ल्ड ट्रेड का जो है सिस्टम है। तो भारत ने इसी वजह से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब नीदरलैंड गए तो नीदरलैंड पहुंच करके वहाँ का जो सबसे सक्सेसफुल डैम है, डैम पे भी प्रधानमंत्री महोदय गए और उन्होंने उस डैम का मैनेजमेंट देखा कि वहाँ से हाइड्रोलिक पावर जो है वो कैसे जो है जनरेट हो रही है, साथ ही साथ सिटी को कैसे जो है वो बचाया जा रहा है, साथ ही साथ उस डैम के माध्यम से टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जा रहा है। जो रिवर फ्रंट वाली जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपने देखा होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 2012-13 के दौरान गोमती रिवर फ्रंट लाया गया और वो गोमती रिवर फ्रंट न कि नदी की सफाई में आया, साथ ही साथ आज लखनऊ का एक तरीके से बहुत हॉट स्पॉट है टूरिज्म के संदर्भ में। जो लोग आते हैं रिवर फ्रंट देखने जाते हैं। ऐसे ही रही बात, आप जैसे आपने कहा कि गंगा मैली हो गई है, तो अनडाउटली चूँकि हमारे यहाँ का जो सिस्टम रहा है, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन भी बहुत रहे हैं और चीज़ें हमने अभी तक उस रूप में नहीं देखी थी, या हमारा देखने का नज़रिया ये नहीं था कि हम भाई इसको जो है इस पॉइंट से देखें। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं हमारे पास चैलेंजेस उभरे हैं तो उस पर हमने काम भी किया है। अभी 2 दिन पहले की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसके सक्सेसफुल को लेकर रिपोर्ट थी। उसमें देखा गया गंगा का जो भागलपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पर गंगा डॉल्फिन रिजर्व भी, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन रिजर्व भी घोषित किया गया है। वहाँ पर जो इसकी स्कीमर पक्षी है वो मिला। स्कीमर पक्षी की पहचान ये होती है वो वहीं पर जलीय पक्षी है, वो वहीं पर जाता है जहाँ पर पानी शुद्ध होता है, अशुद्ध जगहों पर वो नहीं जाता है। तो सीधी सी बात है, दूरी लंबी तय करनी है लेकिन रुकना नहीं है। हमने एक शुरुआत कर दी है, बिल्कुल चीजें गड़बड़ हैं, अब उसकी दिशा में हम बढ़ रहे हैं, रुकना नहीं है। तो जो उसके लिए जो सहायक चीजें हैं वो हम बायलैटरल दौरों के माध्यम से, एग्रीमेंट्स के माध्यम से करके अपने देश को एक अच्छी छवि और अच्छे बेहतरीन मौके दे रहे हैं। सर आप एकदम सही कह रहे हो, बजट्स बहुत बार अलोकेट हो चुके हैं। हमारा तो इंटरेस्ट यही है कि गंगा माता साफ सुथरी हो जाए। जी मैम। जबकि सर गंगा माता जब हिमालय के पर्वत से निकलती है तो वाकई में बहुत साफ होती है, ग्लेशियर वाटर है और बहुत सारा एक्वाफेरा, बहुत प्योर वाटर है, और वहां से जब निकलती है तो बहुत पवित्र होती है। जब आप विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग वहां से आप देखते हो गंगा को, जो कि उत्तराखंड का जो इलाका है, जैसे वो उत्तराखंड को क्रॉस करती है और यूपी में एंटर करती है, पंजाब हरियाणा के जो रीजन से एंटर करते हुए आती है गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, और वहां पे अगर हम देखते हैं गंगा तो मैली की मैली ही रही है। भले पेपर में उसके बहुत सारे डेवलपमेंट्स, किसी एक पक्षी का मिल जाना, कहीं घड़ियाल का मिल जाना, कहीं आपका डॉल्फिन्स का मिल जाना, ये क्योंकि गंगा को साफ करने का जो बहुत बड़ा एक मोर्चा है वो बहुत पहले से, और हर गवर्नमेंट लेके निकलती है वो मोर्चा, और बहुत लंबा होता है वो मोर्चा, और जितनी आसानी से मैली हो रही है गंगा, बहता पानी है सर, बहता पानी,
बहता पानी से साफ कोई चीज हो ही नहीं सकती, और वो बहता पानी गंदा हो रहा है, एक। और दूसरी बात, जब इतने सारे डेवलपमेंट को लेके, इतने सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स प्लान्स को लेके गवर्नमेंट आती है एक मैनिफेस्टो को लेके कि हम यमुना को साफ कर देंगे, जो कि हमारे कैपिटल सिटी में हुआ है, यमुना को साफ कर देंगे। यमुना तो उतनी ही गंदी बह रही है एक तरफ, और बगल में एक गड्ढा खोद के वहां पे फोटो खिंचवा के गवर्नमेंट दिखा देती है पब्लिक को कि यहाँ पे आप आके अपना छठ पूजा कर सकते हो। ये रिसेंटली हमें पूरा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये हमने देखा। सही कह रही हैं तो यहाँ पे आप क्या कहते हो? मैम देखिए, चूंकि जो हमारे ग्रोथ की अभी पिछले अगर देखा जाए 100 या 200 वर्षों की जो परिपाटी रही है या ट्रेंड रहा है, हमने ग्रोथ तो किया, लेकिन वो सस्टेनेबल ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को हमने साइड कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा जो फैक्ट्रीज हैं, जो गंगा के किनारे के शहर हैं, खासकर इंडस्ट्रियल शहर हैं जैसे कानपुर, या फिर जो है यमुना के किनारे के जो शहर हैं जैसे इधर जो है दिल्ली आदि शहर, तो इन शहरों से अभी तक ये होता था कि अगर हम पिछले 100 वर्षों से देखें या 50 वर्षों से के संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि हम प्रॉपर फैक्ट्री रहती थी। फैक्ट्री के जो एक तरीके से गंदा पानी होता था, परिशोधात्मक जो जल होता था, वो सीधे गंगा या यमुना में छोड़ दिया जाता था, या साथ ही सीवेज जो होते थे सीधे जो है वहीं पर जाते थे गंगा और यमुना नदियों में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट, या जिसको गैप बोलते हैं, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, ये जो लाए गए, तो इनको लेकर के जो है इस पर क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि अगर कोई भी फैक्ट्री इन प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई भी फैक्ट्री अपना नॉन ट्रीटेड वाटर डायरेक्ट किसी भी नदी में खोलती है, छोड़ती है, तो उस कंडीशन में उस फैक्ट्री पर कार्रवाई की जाएगी, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। साथ ही साथ जो घरेलू जल है, सीवेज वाटर है, उसके लिए नीदरलैंड से हमारा एग्रीमेंट पहले भी जो है बात चल रही थी, और उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमने उस पर समझौता किया है कि जो सीवेज वाटर जो जाता है उसको कैसे ट्रीटेड वाटर के माध्यम से नदी में छोड़ा जाए। तो इसके लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, वो सीवेज के जो होल होते हैं वहाँ पर प्रॉपर प्लांट लगाया जाएगा, वाटर प्यूरिफाइड होगा, वाटर प्यूरिफाइड होने के बाद जो गंदगी रहेगी वो उसको हटा के अलग किया जाएगा और फिर वो नदियों में पहुंचाएगा। अनडाउटली बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये ज़रूर है ये काम हो सकता है। अगर इसके साथ ही हमको ये भी ध्यान रखना है, यह केवल और केवल सरकार कर ले वो नहीं हो सकता है। इसके लिए हमारी भी भागीदारी चाहिए, आपकी भी भागीदारी चाहिए, ऐसे संगठनों की भी भागीदारी चाहिए, साथ ही साथ ऐसे धार्मिक महत्व के जो लोग हैं, जो प्रेरक व्यक्ति हैं, उनकी भी लोगों से अपील होनी चाहिए कि साहब आप जो नदियां हैं उनको सुरक्षित रखिए। कर्मकांड जैसे जो भी ऐसे चीजें हैं वो वाटर को प्रदूषित न करें, पोल्यूटेड न करें। ऐसी चीजें ला करके जन भागीदारी के माध्यम से इस बड़ी मुहिम को हम साकार कर सकते हैं। सरकार बजट अगर 10,000 करोड़ क्या 10 लाख करोड़ भी अगर अकेले अलॉट कर दे और कहे कि मैं सही कर लूंगा, तो वो नहीं कर पाएगी। इसके लिए जन भागीदारी बहुत जरूरी है मैम। बिल्कुल। सर, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड टू मल्टीपल कंट्रीज, और वहां पे जाके हर कंट्री में एक सेंटेंस तो बाकायदा मिलता है कि इंडियन डायस्पोरा यू प्लीज कम, आप हिंदुस्तानी हो। वहां पे जाके उनको याद दिलाता है कि आप हिंदुस्तानी हो, आपका देश आपका इंतजार कर रहा है। अभी रिसेंटली मोदी जी ने इंडिया में रह के कहा कि आप इंडिया से जितने सारे हिंदुस्तान से बाहर लोग हैं उनको एक बार तो हिंदुस्तान बुलाओ और उनको दिखाओ हिंदुस्तान कैसा है। उनका एक विजिट तो बनता है, बड़ी अच्छी बात है ये। जी बिल्कुल। लेकिन जब इंडिया के बाहर जो लोग रह रहे हैं, ये नाराई हैं जो नॉन रेसिडेंट हैं, और जो इंडियन डायस्पोरा जिसको कहते हैं, जैसे कि फिजी आइलैंड है, वहां तो पूरे इंडियंस ही रहे, और बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जो ब्रिटिश के टाइम पे जाके, मॉरिशस है, तो वहां पे ब्रिटिश ने बसाया था। अब वो इंडियंस ही हैं, कहीं ना कहीं उनके अलग बेनिफिट्स भी हैं। तो जैसे कि नॉर्वे में, नीदरलैंड में और स्वीडन में
यूएई में बहुत सारे इंडियंस बसे हुए हैं, तो वहाँ पे उन सब से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इंडिया आइए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जी मैम। और दूसरी बात ये कि इंडिया स्पेशली जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा रेमिटेंस लेता है। जी मैम। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अभी इंटरनेशनल क्राइसिस हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में और यूरोप में भी, यूक्रेन में ऐसे क्राइसिस हुए। इन सारे चीज़ों को लेके जब उन लोगों की प्रोटेक्शन की बात आती है, कोई सुपर पावर्स लड़ रहे हैं, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं वहाँ पे, कोई स्टूडेंट वहाँ पे फंसा हुआ है या कोई बिजनेसमैन वहाँ पे फंसा हुआ है, उसकी फैमिली फंसी हुई है, या कोई हेल्थ को लेके वहाँ पे गया है वो फंसा हुआ है, वहाँ पे उनको हम क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और लेकिन जब इलेक्शंस आते हैं, मैनिफेस्टो दिखाए जाते हैं, एड्स दिखाए जाते हैं, वहाँ पे एक आके प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे जंग रोक दी, जबकि असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ है नहीं। वहाँ पे जो इंडियंस हैं वो सफ़र हो रहे हैं। हमें कोई ठीक से वीज़ा भी नहीं देता, वीज़ा के लिए हमें लाइन में खड़े रहना पड़ता है। कई बार तो हमारे हिंदुस्तानियों जो वर्क करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, स्पेशली ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए जाते हैं, उनके वीज़ास रिजेक्ट हो जाते हैं। स्किल्ड लेबर हम दे नहीं रहे हैं। वी आर अ ह्यूज कंट्री, बहुत ज़्यादा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, उसके बावजूद हमारा जो इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे है वो ऑलरेडी वहाँ पे बीइंग इंडियन वो सफ़र हो रहा है, इंडिया होने की वजह से वो सफ़र हो रहा है। और ऐसे हालात में इंडिया उनको क्या सपोर्ट करेगा अगर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो? मैम, जब हम बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा की, तो उसके रूट चूंकि हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो सीधी सी बात है, आज इंडिया जो है विश्व का एक तरीके से लार्जेस्ट पॉपुलेशन की कंट्री है। 145 बिलियन पॉपुलेशन हमारे बिलियन पॉपुलेशन 1.45 बिलियन पॉपुलेशन हमारी है। तो आज के समय में हमारे पास कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स की बहुत बड़ी खान हमारे पास। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जब किसी भी देश में अगर हम पॉलिसी के लेवल पर देखें तो जो ट्रैक 2 पॉलिसी होती है, ट्रैक 3 पॉलिसीज होती हैं, तो ये हमारा जो डायस्पोरा है वहाँ पर गवर्नमेंट, उस देश की गवर्नमेंट के साथ भारत के संबंधों को बेहतर करने में एक अहम भूमिका निभाता है। साथ ही साथ चूंकि ये लोग बहुत पहले से वहाँ रहे हैं, वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी, जिसकी वजह से ये लोग गए और बहुत बेहतरीन काम किया उस देश की नेशनल इनकम में, उस देश के कल्चरल ग्रोथ में, उस देश के सोशल ग्रोथ में इन जो प्रवासियों ने अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल। चूँकि इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई, एक अहम शिक्षा के जगत में, हर क्षेत्र में लगभग। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2003 में प्रवासी दिवस वाला कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसका उद्देश्य था कि जो ऐसे जो इंडियन एनआरआईज हैं, डायस्पोरा हैं, वो अपने देश से जुड़ें, न कि वो इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट बल्कि अपनी जो मदरलैंड है उससे जुड़े। बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी रहती हैं कि जिसमें हमारे बहुत से लोग जाते हैं विदेशों में, लेकिन वो भूल जाते हैं अपने परिजनों को, अपने रिलेटिव्स को। तो जब उनका साल में एक बार आना रहेगा, 2 वर्ष में एक बार आना रहेगा, तो उनकी इमोशनल कनेक्टिविटी इंडिया से होगी। साथ ही साथ ये तो सोशल और इमोशनल डायमेंशन हुआ। अब इसके साथ ही चूंकि वो वहाँ के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, जैसे हिंदुजा ब्रदर्स, आप देखिए ब्रिटेन के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं। ऐसे ही जो है फिजी के जो टॉप बिजनेसमैन देखिए, सिसेल्स के बिजनेसमैन देखिए, ऑस्ट्रेलिया के टॉप बिजनेसमैन देखिए, या फिर अमेरिका में देखिए कई इंडियंस ऐसे हैं जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज वहाँ पर रन करा रहे हैं। तो वो लोग जब आएंगे तो देश की ग्रोथ में आज आवश्यकता है, एक तो इन्वेस्टमेंट की, दूसरी टेक्नोलॉजी की, तीसरे ऐसे कॉन्सेप्ट की। वो जब आएंगे उनका एक कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो सीधी सी बात है देश ग्रोथ करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिस देश से जुड़े हुए हैं उस देश को छोड़ दें। इसका बस उद्देश्य ये है कि वो लोग अपने देश को भी जानें, अपने जो मातृभूमि के प्रति दायित्व हैं उनका भी निर्वहन करें,
जिसको कहते हैं कि अपनी जो है जन्मभूमि का कर्ज अदा करें, तो इस रूप में वो आएंगे, निवेश करेंगे। हमारे जो उनके भाई बहन हैं, हमारे जो बंधु हैं, तो वो जो है क्या होगा, इससे उनको ग्रोथ होगा और आगे बढ़ेंगे, तो वो एक तरीके से देश के ग्रोथ में एक अहम भूमिका निभा सकेंगे। बिल्कुल। सर, अभी रिसेंटली ट्रम्प के आने के बाद अमेरिका से इंडिया के बहुत सारे लेबर को, वर्कर्स को, जो इंडियन थे, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। जी मैम। उसमें गवर्नमेंट चुप रही। जी मैम। और अभी जब मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हुए 2-4 महीने पहले, जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हुए, जी मैम। तो वहां से लाखों में लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। जी मैम। फिर भी गवर्नमेंट चुप रही। जी मैम। तो यहाँ पे उन लोगों के साथ कितनी हद तक जस्टिफिकेशन है, क्योंकि जब तक वो वहां पे काम कर रहे थे, जी मैम। पैसा भेज रहे थे, रेमिटेंस आ रहा था, आपका जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा हो रहा था, जी मैम। आपके पास उनकी करेंसी आ रही थी। अब वो हिंदुस्तान वापस आ गए और उन कंट्रीज ने उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया, उनका काम रद्द कर दिया, उनके बहुत सारी चीजें वहां पे छूट भी जाती हैं। कोई रहता है फिर वापस आ जाता है, तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। उम्मीदों के साथ उम्मीदें भी छूट जाती हैं। बहुत सारे उनके सपने होते हैं, वो टूट जाते हैं। ऐसी चीजें जब होती हैं और हिंदुस्तान वापस आते हैं और उनके पास यहाँ पे ना जॉब होती है, ना उनके पास फाइनेंशियल कोई स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास हैं वो ही लोग जाते हैं, और जिनको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती वो ही लोग जाते हैं। तो गवर्नमेंट उनका सपोर्ट तो नहीं कर रही है। आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि गवर्नमेंट उनका किस तरह से सपोर्ट करे? मैम, यहाँ पर मैं एक दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि जो चीज़ें होती हैं, हकीकत कुछ होती है, और उसको अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग या फिर सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग या मीडिया के अकॉर्डिंग अपने एजेंडे के रूप में भी बहुत बार प्रमोट किया जाता है। बिल्कुल। जैसे अमेरिका से डिपोर्ट वाली बात कही, तो अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर जो अमेरिका में जाने के लिए बहुत से इंडियंस ऐसे हैं जिनको प्रॉपर अमेरिका का वीज़ा मिलना, आप जानते हैं कनाडा, अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज़ का वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर वर्क परमिट उनको या फिर किसी का ख़त्म हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जब वर्क परमिट आपका कंप्लीट हो गया है या फिर वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो वो लोग डंकी रूट के थ्रू जाते हैं, जो मैक्सिको हो करके फिर जो है अमेरिका में एंट्री करते हैं। तो ऐसे लोग जो डंकी रूट के थ्रू गए थे उनको डिपोर्ट किया गया। तो इस वजह से, क्योंकि वो इलीगल एंट्री थी किसी भी देश में, हम भारत में जब कहते हैं कि भाई बांग्लादेश से घुसपैठ बढ़ रहे हैं, म्यांमार से घुसपैठ हो रही है, तो सीधी सी बात है, जब हमको इस चीज़ का दर्द है तो अमेरिका को भी होगा कि भाई लोग जो है इलीगल वे में हमारे यहाँ से घुसपैठ कर रहे हैं। एवं रही बात मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट से भी, चूंकि मिडिल ईस्ट में एक तरीके से बहुत बड़ी इस समय डिस्टर्बेंस चल रही है। आप देखेंगे जो एक तरीके से गुट देखा जाए तो वहाँ पर अमेरिकन गुट में यूएई शामिल है, सऊदी अरबिया शामिल है, बहरीन, कतर, ये सब देश शामिल हैं। दूसरा जो गुट है वो रसिया वाला गुट है, जिसमें और आपका ईरान है, रसिया है, चाइना है, ये शामिल है। ये वर्ल्ड लेवल का जो सिनेरियो है मिडिल ईस्ट के रेफरेंस में मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर चूंकि युद्ध की एक तरीके से खौफ है, माहौल है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी अपने लिवलीहुड से पहले देखेगा अपनी जिंदगी। तो ऐसी स्थिति में लोग भाग के आ रहे हैं, या फिर वहाँ से गवर्नमेंट रेस्क्यू करके ला रही है, या जिस भी रूप में आ सकते हैं, प्राइवेट वे में अपने लेवल पर या गवर्नमेंट के सपोर्ट के माध्यम से वो आते हैं। हाँ, यहाँ आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स की, जिस भी वो स्टेट्स के बासिंदे हैं या फिर रहने वाले हैं, दोनों की जिम्मेदारी रहती है कि भाई ऐसे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉपर एक रोड मैप तैयार करें। बिल्कुल। जो उनका स्किल है, स्किल के अकॉर्डिंग उनका रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग उनको स्टार्टअप के लिए कुछ स्पेशल बजट अलॉट करें, साथ ही साथ उनके लिए ऐसी कुछ स्पेशल सर्विसेज करें, प्रोवाइड करें, जिससे वो जो चीज़ें, जो काम, जो स्किल, जो हुनर वहाँ दिखा रहे थे, उस हुनर के माध्यम से यहाँ जो रोजगार क्रिएट करें। अपना रोजगार होगा सो होगा, साथ ही साथ वो दूसरों को भी रोजगार दे सकेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट
प्लस ऐसे जो फाउंडेशंस हैं, जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, या फिर जो है माइक्रोसॉफ्ट के ऐसे कई जो है फाउंडेशन चल रहे हैं, या फिर जो है इंफोसिस के हैं, या फिर महिंद्रा के हैं, रिलायंस के हैं, कई ऐसे फाउंडेशंस हैं जो आपको, अगर आप कुछ भी ऐसी शुरुआत करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे गवर्नमेंट। तो ज़रूरत है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, प्लस जो लोकल लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, उनको मिला करके एक रोड मैप बना करके उसके अकॉर्डिंग काम करने की। अगर यह स्ट्रेटजी गवर्नमेंट अपनाती है तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, एक तरीके से नेशनल इनकम में भी ग्रोथ होगा, साथ ही साथ एक जो पीसफुल और हार्मोनी की बात कर रहे हैं, वैसा हम विकास की दिशा हमारी आगे होगी। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी मोदी जी जो यूरोपियन कंट्रीज में हैं और वहाँ पे ये बातचीत हो रही है कि जो उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और वही इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में भी होगा, और वहाँ पे ये बात हो रही है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। सर अभी तो हमारे इंडिया में तो गैस के लाले पड़े हैं। अभी यहाँ पे अगर ऐसा ही चलता रहा तो अभी गैस महंगी हो गई है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप गोल्ड मत खरीदो, वो स्टेटमेंट के जस्ट तुरंत अगले दिन गोल्ड के इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई। हर 1 ग्राम पे 1,000 रुपये बढ़ा दिया गया। एक तो ये चीज, और दूसरी चीज ये कि वहां पे जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी है उसको प्रमोट किया जा रहा है। डेवलप्ड नेशंस है, बहुत कम पॉपुलेशन है, और उनके ग्रोथ में और हमारे ग्रोथ में जमीन आसमान का फर्क है। उनका ग्रोथ होता है 1% 2%। जैसे कि उनका एक बहुत बड़ा पेड़ है समझो, और उस पेड़ में 2-4 पत्ते आ गए या फूल निकल गए तो उसको ग्रोथ मानते हैं वो लोग कि 1% 2% इज एनफ, क्योंकि उनका ग्रोथ ऑलरेडी एक पेड़ है। और पेड़ में कितना ग्रोथ लगेगा, 1% 2% इतना ही होता है ना। और इंडिया का ग्रोथ एक पौधे की तरह है, और पौधा 100% भी ग्रोथ करेगा, इतने से इतना होगा। और उनका जो बहुत बड़ा पेड़ है 1% भी ग्रोथ होगा, इतने से इतना। कहीं ना कहीं हमारी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और हमारे ग्रोथ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे हालात में उनके ग्रोथ, उनकी पॉपुलेशन, जबकि वहां पे पॉवर्टी बहुत कम है और उनकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी है, उनका जो एनवायरनमेंट है हमारे एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, और उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। वो ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, ऑर्गेनिक सेक्टर में जा रहे हैं, बात समझ में आती है। उन्होंने प्रोडक्ट्स खा लिए, उन्होंने फास्ट फूड खा लिया, उन्होंने अब वो हेल्थ की तरफ देख रहे हैं, वो फिजिकल एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो उनका जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है उस पे ध्यान दे रहे हैं, एनवायरनमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, बात समझ में आती है। लेकिन इंडिया बहुत हद तक उनके कंपैरिजन में, इंडिया का ग्रोथ और हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमारी जरूरतें हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी जो पब्लिक है, हमारी पॉपुलेशन है, उनका मेन एक ही एजेंडा होता है कि शादी करो, बच्चे पैदा करो, और बच्चे पैदा करो तो उनकी एजुकेशन पे ध्यान दो, एक पॉलिसी लो और बच्चे को स्कूल भेजो, और उसके बाद में उसका पूरे एजुकेशन का ध्यान दो। जब तक वो 25-30 साल का नहीं हो जाता, वो दोबारा अपना जब खुद कमाना शुरू नहीं कर देता, तब तक पेरेंट्स उसको पालते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सर उनके एजुकेशन, हमारे एजुकेशन, उनका लवलीहुड अर्न करने का तरीका और हमारा जो रोटी कमाने का तरीका, जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे वो ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे तो हमारे लोग भूखे मर जाएंगे। हम इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। उनकी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी, उनका ग्रोथ, हमारा ग्रोथ, उनका प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन, जमीन आसमान का फर्क है। एक वक्त पे हम सोने की चिड़िया थे, एक वक्त पे हम विश्व गुरु थे, एक वक्त पे हम डोमिनेट करते थे, एक वक्त पे लोगों ने हमारा सी रूट ढूंढा। इंडिया ही एक रीजन था जो आज पूरी दुनिया को जानती है। जी मैम। उसका रीजन इंडिया था कि लोग इंडिया आना चाह रहे थे क्योंकि सोने की चिड़िया था। वो एक वक्त पे था। आज हालात, हमारा हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा पॉवर्टी रखता है। एक बहुत बड़ा ग्रुप पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन पे आता है।
एक बहुत बड़ा ग्रुप मिडिल क्लास में आता है, इक्के दुक्के अमीर लोग भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को लेके उनकी जो स्ट्रैटेजी है, ग्रोथ को लेके उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उनकी स्ट्रैटेजी और हमारी स्ट्रैटेजी में, उनके R&D और हमारे R&D में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को आप कैसे देखते हो? मैम देखिए, जो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है उसको हम देखें तो वो दो रेफरेंस में या दो डायमेंशन में हम उसको समझ सकते हैं। बिल्कुल। एक ग्रोथ होता है वो टाइम रिलेटेड ग्रोथ होता है, बिल्कुल। एक ग्रोथ होता है वो प्लेस रिलेटेड या पर्सन रिलेटेड ग्रोथ होता है। तो हम दोनों डायमेंशन में इसको देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हम टाइम रिलेटेड ग्रोथ की बात करते हैं तो इंडिया सोने की चिड़िया थी, उसके बाद यूरोप एक तरीके से वर्ल्ड का इकोनॉमिक पावर बना, खासकर फ्रांस और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज। धीरे धीरे ये टर्म जो 200 वर्षों का था ये भी डाउन हुआ, अमेरिका सुपर पावर बना, इधर रसिया बना। लेकिन आज की जो कंडीशन है, धीरे धीरे अमेरिका की पोजीशन भी डाउन होती जा रही है। अब आने वाला समय, चाहे IMF के अकॉर्डिंग देख लीजिए, चाहे वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग देख लीजिए, या ऐसे बहुत से जो अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनका एक तरीके से रिसर्च है या अनुमान है कि आने वाला समय वो इंडिया और चाइना का होने वाला है, एशिया का होने वाला है। तो इस आधार पर देखें तो टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलेंगी, इंडिया और चाइना और एशिया जो है एक सुपर पोजीशन पे पहुंचेंगे। ये तो रही बात टाइम रिलेटेड ग्रोथ की। अब हम बात करते हैं प्लेस और पर्सन रिलेटेड ग्रोथ की। तो चूंकि प्लेस और पर्सन रिलेटेड ग्रोथ जो होता है वो आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन और साथ ही साथ उसका क्लाइमेट आदि से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है। बिल्कुल। जो चैलेंजेस जो एक तरीके से इक्वेटोरियल जो लाइन है उस पर, इक्वेटोरियल लाइन पर रहने वाले लोगों के साथ में है, वो हो सकता है आपके कर्क रेखा और मकर रेखा पर नहीं हो। तो जो हम बात करेंगे, अगर हम खासकर बात करें ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, या फिर जो ये फिनलैंड है, नीदरलैंड है, या फिर जो है स्वीडन है, नॉर्वे है, तो यहाँ की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अलग हैं। वो ये कि अब वो ग्रोथ के उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर उनको इकोनॉमिकल ग्रोथ से ज्यादा जरूरी है ह्यूमन रिलेटेड ग्रोथ, साथ ही साथ नेचर रिलेटेड ग्रोथ, साथ ही साथ एक सस्टेनेबल ग्रोथ। बिल्कुल। वो उनके अब ग्रोथ के कॉन्सेप्ट हैं। इसी वजह से देखिए आज वहां पर आप चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स देखिए, चाहे जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स देखिए, आप चाहे प्रेस इंडेक्स देखिए, जो ये कंट्री हैं नॉर्डिक कंट्रीज, इनकी पोजीशन बेहतर है। क्यों? क्योंकि इनके ग्रोथ के मायने वो एक अलग हैं। अब आप देखेंगे, अगर हम बात करें यहाँ पर नॉर्वे की, तो नॉर्वे में पर कैपिटा इनकम देखा जाए नॉर्वेजियन करेंसी के अकॉर्डिंग लगभग 1.15 लाख की है पर कैपिटा इनकम, और जो यहाँ की पर मंथ की, और वहां पर अगर स्वीडन में देखें उससे थोड़ी कम है, क्योंकि उसके पास, नॉर्वे के पास पॉपुलेशन लगभग 5.5 मिलियन, और इनके पास जो है लगभग पॉपुलेशन है मुझे लग रहा है कि स्वीडन के पास 10 मिलियन। तो इस तरीके से देखा जाए तो वहां पर चूंकि लोकल लेवल पर भी चेंज हैं, लोकल लेवल पर भी डिफरेंस हैं, तो चीजें जो हैं वो वहां पर उनके ग्रोथ के क्राइटेरिया मायने अलग हैं, और हमारे यहाँ ग्रोथ का जो क्राइटेरिया है या मायने हैं या पॉवर्टी के मायने हैं वो अलग हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अभी हम बेसिक नीड के लिए फाइट कर रहे हैं। हमारे लिए रोटी, कपड़ा और मकान ये ज़रूरी है, न कि अभी हम बात करेंगे कि नहीं हम जो है यहाँ पर पहुँचे कि भाई हमारा ह्यूमन राइट में ये होना चाहिए, इतना लेवल होना चाहिए, इंडेक्स में ये होना चाहिए। वो चीज़ें हैं, वो अनडाउटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता वो है नहीं, लेकिन जो कॉमन पीपल है वो उसके लिए वर्क नहीं कर रहा है अभी।
ये गवर्नमेंट की या फिर एक तरीके से जो एलिट क्लास है या बौद्धिक वर्ग है उसकी जिम्मेदारी या उसको दिशा देने के लिए, उसकी दिशा में ये लोगों को आगे बढ़ाने के लिए है। कॉमन पीपल, पुअर पीपल्स के लिए या जो बहुत बीपीएल वाले लोग हैं वो अभी उनकी आवश्यकता कि हमको भाई 2 जून की रोटी बेहतर मिले, बिल्कुल ये चीज़ है। तो इस वजह से ग्रोथ के क्राइटेरिया वहाँ पर यहाँ पर अलग हैं। और रही बात, जैसे आपने कहा कि एक पौधा है और एक पेड़ है, जो पेड़ होता है वो उसकी एक सेचुरेटेड पोजीशन होती है, वो जिसको जैसे बोलते हैं ना, जिसको पाना था वो पा चुका है, वहाँ तक पहुँच चुका है। और जो एक पौधा होता है उसमें बहुत नई संभावनाएं होती हैं। हो सकता है कि अगर उसकी अच्छे से परवरिश की जाए, अच्छे से उसकी सुरक्षा की जाए, खाद पानी सब चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में दी जाएं, तो हो सकता है जो पूरा पहले का पेड़ है उससे वो कहीं ऊपर भी जा सकता है। तो हमारी जो इकोनॉमी है, अगर आप देखें इकोनॉमिकल टर्म्स में, तो वो एक पौधे के रूप में है, लेकिन अगर उसका प्रॉपर फ्यूचरिस्टिक रोड मैप हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, तब वो आगे आने वाले समय में एक बेहतरीन पोजीशन पे पहुंचेगी। और हो सकता है कि हमारी जो इंडियन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटी, बुद्धा जैसे हमारे यहाँ लोग हैं, आप इन्वायरमेंट की बात करोगे, हमारे यहाँ नदियाँ पूजी जाती हैं, जैन ऋषि मुनि कहते हैं कि भाई आप जीवों की हत्या पाप है, बिल्कुल बिल्कुल, जियो और जीने दो, जीवों पर दया करो, सभी लोग समान हैं। अम्बेडकर जैसे सोच वाले लोग आते हैं जो समानता की बात करते हैं। तो हमारी जो एक तरीके से अप्रोच है, इंडिया की अप्रोच है, वो इस लेवल पर बेसिक अप्रोच हमारी बहुत मजबूत है, लेकिन उसका जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो चूंकि हमारे पास एक सिस्टमेटिक प्रॉपर गाइडलाइन इस रूप में लीडरशिप के द्वारा नहीं की गई, इस वजह से डिस्टरबेंस आई कुछ। और खासकर जो वर्ल्ड लेवल पर जो कॉलोनिज्म वाला सिस्टम आया, इस वजह से चेंजमेंट आए। तो उसको लेकर के अब हमने एक तरीके से जो हमारा 200 वर्षों तक औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा शोषण किया गया, अब हम उससे उभर करके एक एशिया की टॉप कंडीशन में है। और आने वाले समय में हो सकता है कि जैसा कि जो मैंने अभी बताया भी था कि IMF और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग वो इंडिया और चाइना विश्व के 2050 के बाद और खासकर 21वीं सदी के अंत में वर्ल्ड के टॉप 2 मोस्ट कंट्रीज होंगे। सर ये वही है कि सपना तूने देखा, सपना मैंने देखा, किसका सपना कितना सच हुआ, ये तुम्हें पता है कि तुमने क्या सपना देखा, मुझे पता है कि मैंने क्या सपना देखा। तो सपने देखना अच्छी बात है। वैसे APJ अब्दुल कलाम ने 2020 का हमें एक टारगेट भी दिया था, उनकी किताब भी बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। तो 2020 तो खत्म हो गया, 2020 आया भी चला भी गया, वो तो उनका सपना था, वो जब तक वो देख पाते वो सपने को सच होते हुए वो खुद ही चले गए। तो एक बहुत ही दूरदृष्टि रखने वाले एक व्यक्ति थे वो, और हिंदुस्तान के एक बहुत अच्छे प्रेसिडेंट भी थे। तो उनका सपना पूरा अभी तक नहीं हुआ, जबकि 2026 आ गया और उनका सपना बहुत हद तक पूरा नहीं हुआ। तो ये वही बात हो गई कि 50 साल बाद 60 साल बाद ये सपना पूरा होगा। लेकिन सर अब इसी डायमेंशन को अगर हम लेके चलें कि जब टेक्नोलॉजी की बात आती है हिंदुस्तान में, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है और सैटेलाइट में यूज़ होती है, कम्युनिकेशन में यूज़ होती है, डिफेंस में यूज़ होती है। ये सारी टेक्नोलॉजी, हर नया डेवलपमेंट, हर नया सॉफ्टवेयर, आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग, लेकिन बहुत हद तक हमसे ज़्यादा बहुत दूसरे कंट्रीज डेवलप करते हैं। वो डेवलपिंग नेशंस हो, बड़े छोटे छोटे कंट्रीज जैसे कि कोरिया बहुत छोटा कंट्री है, यूरोपियन कंट्रीज बहुत छोटे कंट्रीज हैं, वो डेवलप कर लेते हैं। जबकि हमारा इन्वेस्टमेंट उन पे काफ़ी हद तक ज़्यादा है और हमारे स्टार्टअप्स उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं। टैलेंटेड लोग हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स हैं, पूरी दुनिया का बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हैं हम। तो टेक्नोलॉजी की जैसे बात आती है, किसी ने डीप सीक इन्वेंट किया, किसी ने कुछ और लॉन्च किया, किसी ने चैट GPT लॉन्च की, लेकिन यूज़ हम कर रहे हैं, हम सबका मार्केट है, हम यूज़ हम कर रहे हैं।
अगर बात ऐसी हो कि डिफेंस की टेक्नोलॉजी बहुत सारे कंट्रीज इंपोर्ट कर रहे हैं, ये तर्क तो कभी होना नहीं चाहिए कि सब इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, सब हर दूसरे पे डिपेंडेंट है तो हम भी डिपेंडेंट हैं, ये एक दूसरे के साथ मिल बांट के खाना है। लेकिन यहाँ पे छीना छप्पी हो रही है, कौन सुपर पावर बनेगा, कौन ज्यादा डेवलप होगा, कौन किसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी, किसके पास ज्यादा इन्वेंशन होंगे, किसके पास ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज को कौन ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, कौन सी गवर्नमेंट। कहीं और छोड़ो, अभी यूरोप में जाके हर जगह हर देश में ये कहा जा रहा है कि डिफेंस में हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे, जैसे कि नेवी को, ट्रेड रूट्स को, जो हमारे शिपमेंट्स हैं उन सब में मिलजुल के काम करेंगे टेक्नोलॉजी के जरिए। जो क्या कहते हैं उसको, जो सेमीकंडक्टर को लेके वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स होंगे हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सर, जो इतनी बड़ी इकोनॉमी में क्या ये सही है कि हम एक छोटे चिप जैसी एक टेक्नोलॉजी है, छोटी चिप जिसको हर जगह इस्तेमाल करते हो आप, एक छोटे फोन से लेके जो AI ऑपरेटेड जो कार आ चुकी है, और आप फोन पे इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप अपना चेहरा देख के अपना पूरा हेल्थ आप वेरीफाई कर सकते हो। हर चीज इतनी इजी हो चुकी है AI को लेके, लेकिन टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में बन रही है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बन रही है, बन रही है, लेकिन उनके कंपैरिजन में बहुत कम बन रही है। तो ये किस हद तक हम हर देश से जाके ये कहेंगे, हमारे डिप्लोमेटिक हर MOU में हम ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करो, टेक्नोलॉजी हमें दो, जबकि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेस, इतने सारे स्पेशली ह्यूमन रिसोर्सेस, टैलेंट हमारे पास, हर किसी के पास, ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन के पास स्मार्टफोन है। लोग हिंदुस्तान में ये समझते हैं बहुत ज्यादा होशियार समझदार हो चुके हैं। राजीव गांधी के टाइम पे कंप्यूटर आ चुका था, अब सबके हाथ में फोन आ चुका है। तो फोन के जरिए हिंदुस्तान का हर जो जनता है, हर कोई ये समझता है कि आप फोन पे बैठ के रील बना सकते हो, फोन पे बैठ के आप गाना गा सकते हो, नाच सकते हो, अपनी फोटो को फिल्टर्स डाल के बहुत खूबसूरत बना सकते हो। तो यू नो द टेक्नोलॉजी, दैट इज नॉट द टेक्नोलॉजी, द एल्गोरिदम, द टेक्नोलॉजी समबडी प्रोवाइडिंग यू। इफ समवन वांट्स दे कैन हैक योर एंटायर सिस्टम। तो आज क्योंकि टेक्नोलॉजी कोई और बना रहा है और हमारी गवर्नमेंट और हमारी पूरे देश की जनता किसी और की टेक्नोलॉजी पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है, और उस टेक्नोलॉजी को लेके जो फसाद होते हैं, जो डिस्कम्फर्ट्स आ जाते हैं सोसाइटी में, जो एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटी के सोशल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, हर इंसान की जिंदगी पे पूरी हद तक इम्पैक्ट पड़ता है, जस्ट बिकॉज ये आई एंटर्ड इन योर फोन, इन योर होम एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तुम्हें नहीं पता कि तो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि हमें फोन क्या दिखा रहा है, कौन से वीडियोस हमें दिखा रहा है, कौन सी चीजों को हमें फोर्स कर रहा है लेने के लिए, किस तरह के एड्स आ रहे हैं, जो स्पॉन्सर्ड एड्स आते हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। वी आर नॉट इवन अवेयर कि फोन की वजह से हम कितना मैनिपुलेट हो रहे हैं। कई ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें जरूरत थी वो हमारे तक पहुंचे भी नहीं, और जिनकी जो ब्रांड्स की जो जरूरतें हमें नहीं है वो हमारे आंखों के सामने बार बार आके हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं। एक छोटी हाउस होल्ड में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है उस चीज का। और वही चीज जब आपके देश के डिफेंस की आती है, जब बात आपके देश की सुरक्षा की आती है, जब बात आपके देश की इकोनॉमी की आती है, जब आपके फाइनेंशियल क्राइसिस को आती है, तो वहां पे हमें किसी एक एजेंडा की तरफ डाइवर्ट कर देता है पूरी देश की पूरी जनता को एक सिंपल सा एक नॉनसेंस एजेंडा की तरफ डाइवर्ट कर देता है एक टेक्नोलॉजी अपनी मर्जी से। और हम पूरी दुनिया भर के टेक्नोलॉजी के डेटा सेंटर बना रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मालिक कहीं और है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगी कि अमेज़न दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें वो आपके होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है, बहुत सारे सर्विसेज देता है, लेकिन मालिक किसी और देश में बैठा है। जितना सारा हम यहाँ पे इंडिया में उस पे इन्वेस्ट करते हैं, उससे जितना हम फायदा उठा रहे हैं,
उससे ज्यादा फायदा तो वो उठा रहा है क्योंकि कंपनी उसकी है। जी मैम। लेकिन हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि अमेजन अपनी दुकान है, हम ये कहते हैं कि अमेजन अपनी दुकान है। तो उसी तरह से जैसे रिलायंस भी कर रहा है, जियो वगैरह एंटरटेनमेंट भी आ चुका है, बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स भी लाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि जो देश की जनता चाहती है उस ग्रोथ में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक हर्डल और एक बैरियर पैदा करती हैं, क्योंकि हमारी जो देश की जनता है 3 डायमेंशन में डिवाइडेड है। एक बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा निचले और पिछड़ी, इकोनॉमिकली आई एम टॉकिंग, पिछड़ी हुई है, बहुत एक लेबर है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो कि पर डे के वेजेस पे काम करते हैं। वो कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, हर इंडस्ट्री में पर डे पे डेली वेजेस पे काम करती है। वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, या वो कोई जो अब मैक्सिमम कोई फैक्ट्रीज हो, वो डेली वेज पे काम करती है। यहाँ तक कि आपकी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जैसे कि मूवीज और सीरियल्स और वेब सीरीज वगैरह बनाते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। वहाँ पे लाखों में करोड़ों में लोग काम करते हैं, उनकी संख्या में लाखों करोड़ों संख्या में काम करते हैं लोग, और वहाँ पे भी वो डेली वेज पे काम करते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सारे गरीब लोग हैं। तो ऐसे हालात में एक बहुत बड़ी एक ये है, क्या कहते हैं उसको, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो डेली वेज पे काम करता है, जिनका गुजारा चलता है। तो अल्टीमेटली दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। और एक और सेक्टर है जो इन सारे चीजों का एक जो क्या कहते हैं उसको, एक वर्क फोर्स है। इन सब लोगों को काम पे लगाता है और खुद भी काम करता है, जो इन सब को मैनेज करता है। तो ये एक पूरा बहुत बड़ा ग्रुप है। और एक वर्ग है जो बिजनेस क्लास है, इन्वेस्टमेंट लाता है, यहाँ पे इन्वेस्ट करता है और बाहर देशों को कैपिटल देता है, वहां से पैसा लाता है, यहाँ पे इन्वेस्ट करता है और यहाँ से वहां करता है। तो अल्टीमेटली जो कहने का मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में घुस गया है और हर सेक्टर में, हर प्लेटफॉर्म पे टेक्नोलॉजी किसी को भी मोनोपोली बना सकता है, किसी को भी मार्केट से एलिमिनेट कर सकता है। कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी पर्सन हो, या कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज हो, मार्केट से आराम से एलिमिनेट कर सकता है टेक्नोलॉजी। और बनाई किसने है? किसी और ने। इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? हम लोग। कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी वाइज में हम बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। और डिफेंस में हमारे जो इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि देश की जो जनता है वो किसी भी डायरेक्शन में, देश की जनता का डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में देश की जनता का डाइवर्ट होना किसी भी डायरेक्शन में, वो देश के लिए नुकसानदायक है। देश की जनता को ये चाहिए कि हर डायरेक्शन में डाइवर्ट हो, मल्टी डायरेक्शंस हो, मल्टी डायमेंशंस हो, हर सेक्टर में देश की जनता, क्योंकि इतनी बड़ी जनता ह्यूमन रिसोर्स है, पूरे देश भरा पड़ा है लोगों से, हर डायरेक्शन में ग्रो हो सकते हैं, हर सेक्टर पे ग्रो हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एआई की टेक्नोलॉजी है हर तरीके से इंडिया के नुकसान में काम कर रही है। चैट जीपीटी आ गया, बच्चों ने आंसर लिखना छोड़ दिया, एजुकेशन में हर चीज, टीचर की कीमत कम हो गई। चैट जीपीटी आ गया, लोगों ने लेटर राइटिंग क्या होती है, लेटर लिखना स्कूल में सिखाया जाता, आज 2 मिनट नहीं लगते चैट जीपीटी को कि लेटर लिखने में 2 मिनट क्या 2 सेकंड नहीं लगते। तो ऐसे हालात में लोग इसका पॉजिटिव वे देखते हैं बड़ी आसानी से कि भाई हमारे पास चैट जीपीटी है, काम बड़े आसान से हो जाता है, 2 सेकंड में काम हो जाता है, तो क्यों मेहनत करें। अब मान लो तुम्हारे दिमाग में कुछ है नहीं, तुम चैट जीपीटी से कह रहे हो, तो वो तो आंसर दे देगा। लेकिन सर यहाँ पे 2 सवाल हैं। ये एक सवाल जिसका जवाब आपको 100% आता है, दूसरा सवाल जिसका जवाब आपको 100% नहीं आता। जैसे कि आप मान लो मैं आपसे ये सवाल करूं कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, उसका तो जवाब आप दे दोगे 100%, क्योंकि आपको पता है आपके बाप का नाम। देयर माइट बी एक्सेप्शनल केसेस जिनको नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम लोगों को तो पता होता है उसका बाप का नाम क्या है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे बाप का नाम क्या है, यू कैन नॉट आंसर बिकॉज यू डोंट नो। आप मेरा नाम जानते हो, मेरे बाप का नाम थोड़ी जानते हो आप। तो जहां पे मैं ये सवाल करूं कि मेरे बाप का नाम क्या है, आप वहां पे लाचार बेबस हो जाओगे।
तो आप चैट जीपीटी के साथ काम करोगे तो चैट जीपीटी उतना ही काम करेगा जो वो चाहता है, जो वो जानता है। जब आप उसको चैट जीपीटी को कहोगे कि मेरी मर्जी का बता, मेरे बाप का नाम बता, तो वो तो नहीं बता पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी में हम इतना पीछे हैं कि छोटे छोटे देशों से जाके हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, तुम्हारे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, वो हमारे साथ शेयर करो। और हम अपने देश में टेक्नोलॉजी को लेके यहाँ के जो इंडस्ट्रीज में, यहाँ के जो टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट के जो R&D के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बहुत हद तक पिछड़े हुए हैं। कई जगह रेकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, कई जगह हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कई जगह हम बहुत सारी जो मिसाइल और डिफेंस टेक्नोलॉजी या फोन्स में जो इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट, छोटे छोटे गैजेट्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, छोटा चिप तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो चिप लगाने के छोटे गैजेट्स वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में आपका क्या कहना है कि हमारी टेक्नोलॉजी के क्या हालात है हिंदुस्तान में? मैम, जो आपने बात की टेक्नोलॉजी की, तो इसमें कई डायमेंशन है। पहली बात हम करेंगे, जो हमारी चर्चा का विषय है वो है जिन देशों में प्रधानमंत्री ने यात्रा की, बिल्कुल, वहाँ से और भारत की टेक्नोलॉजी के संबंध में। खासकर 3 जो देश हैं, स्वीडन, नॉर्वे और नीदरलैंड, इन देशों में जो हमारी टेक्नोलॉजी की प्रॉपर बात हुई है या एग्रीमेंट्स हुए हैं, वो स्वीडन और नॉर्वे से हुए हैं। बिल्कुल। तो नॉर्वे और स्वीडन के हम पहले ट्रेड मॉडल को, उनके इकोनॉमिक मॉडल को समझ लें, उसके बेस पर हम समझ सकते हैं। दरअसल जो नॉर्वे है उसका इकोनॉमी के जो मेन सोर्सेज हैं वो ऑयल है, नेचुरल सोर्सेज हैं, टूरिज्म है, इन पर डिपेंड है। जबकि स्वीडन जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में नॉर्वे से कहीं बेहतर है। वहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, AI से रिलेटेड जो नई रिसर्च, साथ ही साथ वॉल्वो जैसी ऑटोमोबाइल कंपनी, एरिक्सन जैसी कंपनी, आइकिया जैसी कंपनीज, ये ऐसी MNCs हैं, वर्ल्ड लेवल की कंपनीज हैं जो किसी भी देश में अगर जाती हैं तो उसके ग्रोथ में एक अहम भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल। तो जब भारत के प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि हम तो काम कर ही रहे हैं दूसरे देशों के साथ मिल करके और अपने देश में, लेकिन इन देशों में टेक्नोलॉजी को लेकर के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप किए हैं। तो क्यों ना हम उन कॉन्सेप्ट्स को एग्रीमेंट के माध्यम से हम उनसे हासिल कर सकें, और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि और हम अपनी जो बहुत पहुंच है या बढ़त है उनको दे सकें। तो AI पर हमने अभी जो एग्रीमेंट किया है फिर स्वीडन के साथ में किया है। तो AI चूँकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आने वाले समय में फ्यूचर को एक नई डायमेंशन देगा। तो AI को लेकर के हमने वहाँ पर एग्रीमेंट किया, साथ ही साथ वहाँ से क्लीन एनर्जी को लेकर हमने एग्रीमेंट किया, मोबाइल इंडस्ट्री है उसको लेकर एग्रीमेंट किया। तो कुल मिलाकर के जो टेक्नोलॉजी के लेवल पर हमने इन्वेस्टमेंट वहाँ से एग्रीमेंट किया और वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ हैं इन क्षेत्रों में। वो एक्सपर्टीज़ अगर इंडिया में आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में जो हमारी जो एक तरीके से मूल कॉन्सेप्ट है हमारा, खासकर मेड इन इंडिया, उसको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही वर्ल्ड लेवल पर UN में और जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब ने माना है कि इंडिया की जो DPI है बहुत बेहतरीन है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतरीन है। अब आप देख लीजिए, DPI के रेफरेंस में हमने जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है बहुत शानदार काम किया। अगर देखा जाए तो लगभग 13 कंट्रीज के साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया है। UAE के साथ अभी जो है बात हुई है, जो प्रधानमंत्री महोदय जी इस विजिट पे गए तो उसमें उनमें जो है वहाँ की AANI जो पेमेंट एजेंसी है, त्वरित भुगतान प्रणाली, उसके साथ में जो है हमने जो है दिरहम और रुपए को लेकर के, रुपए कार्ड को लेकर के जो है एक पेमेंट सिस्टम पर बात की। तो कुल मिलाकर के जो इंडिया का DPI है वो बेहतरीन है। उस
जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम अगर ऐसे टेक्नोलॉजी के एक्सपीरियंस को जोड़ देंगे तो इकोनॉमी के लिए एक बूस्ट का काम करेगा। ये तो इन देशों के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं जब कोई भी देश टेक्नोलॉजी देता है उसके साथ में कुछ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी रहने की संभावना रहती है। जैसे आपने बात की डाटा की, तो डाटा पायरेसी की बात जितने भी एमएनसीज हैं उनमें रहती है। आपको याद होगा जब डाटा लोकलाइजेशन बिल गवर्नमेंट लाई थी, मुझे लग रहा 23rd में लाई थी, 2023 में, बिल्कुल। तो उस समय अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि भाई हमारी जो कंपनीज हैं वो डाटा लोकलाइजेशन वहां पर नहीं करेंगे। डाटा लोकलाइजेशन का अर्थ होता है कि कोई भी कंपनी, चाहे अमेजन हो, चाहे कोई भी माइक्रोसॉफ्ट हो, जो भी कंपनी है, इंडिया के जो भी कंज्यूमर्स हैं उनका डाटा का स्टोरेज इंडिया में ही करेगा, न कि डाटा यहाँ का और सेव किया जा रहा है अमेरिकन डाटा सेंटर पे। तो उससे क्या होगा, उनके पास डाटा है। एप्स्टीन फाइल में क्या हुआ भाई, उनके पास डाटा था, उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर बार्गेन किया अपने अकॉर्डिंग। तो ऐसी ही फ्यूचर में कोई घटनाएं ना हो, इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाटा लोकलाइजेशन बिल लाई। उसके अकॉर्डिंग अब ऐसी जो भी एमएनसीज हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि आप इंडिया का डाटा इंडिया में ही स्टोर करेंगे, न कि बाहर लेके जाएंगे। तो ये तो एक काम किया। दूसरी बात, इसी के साथ एक और नया चैलेंज उभर के आता है, वो है साइबर सिक्योरिटी का। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक आने वाले समय में और वर्तमान में भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में और हम एडवांसमेंट की बात करेंगे वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी के चांसेस बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में चूंकि साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, तो गवर्नमेंट अपनी साइबर सिक्योरिटी टीम जो है वो मजबूत कर ही रही है। हमारे पास साइबर सिक्योरिटी को लेकर के कई ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रहे हैं। शर्टिन जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाइनेंशियल एक इंटेलिजेंस यूनिट आदि ऐसी यूनिट्स हैं जो काम कर रही हैं। लेकिन इसके साथ ही चूंकि टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ेगी ऐसे ही वहाँ के लूप होल्स भी बढ़ेंगे, लोग सर्च करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसे देशों के साथ एग्रीमेंट करके वहाँ अपने जो ऐसे साइबर एक तरीके से वॉरियर्स हैं उनको ट्रेंड करा करके अपने यहाँ उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे, जिससे हम एक अपनी साइबर टीम, एडवांस साइबर टीम ला सकें। क्योंकि आज का में जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय नहीं है। अब टेक्नोलॉजी के समय से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम एडवांस टेक्नोलॉजी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एडवांस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में आपको या दो और चीज़ें हैं, या तो आप अपने यहाँ रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन करिए, या फिर आप दूसरे देशों से सहयोग लीजिए। तो हम चूँकि हमारे पास सीधी सी बात है 1.45 बिलियन पॉपुलेशन है, तो ऐसी पॉपुलेशन में और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या बेसिक इन्वेस्टमेंट है, FDI है, उसकी हमको ज़्यादा नीड है। तो हम अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और इनोवेशन पे जो बजट चाहिए वो हम बहुत कम खर्च कर रहे हैं। जबकि अमेरिका है, चाइना है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा बजट खर्च कर रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बजट बढ़ाए। साथ ही साथ इसके जो वर्तमान सॉल्यूशंस हैं वो ये हैं कि हम दूसरे देशों से ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के साथ एग्रीमेंट करें जिससे हम अपने देश को अभी की स्थिति में आगे बढ़ाएं, फ्यूचर के रेफरेंस में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही एक जो आपने बात कही थी कि AI को लेकर के चैलेंजेस उभरने की, तो अभी लास्ट ईयर 2025 में AI वर्ल्ड समिट हुआ था फ्रांस में, जो कि इंडिया की पार्टनरशिप के थ्रू हुआ था। उसमें हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी पार्टिसिपेशन किया था। तो उस एड्रेस में प्रधानमंत्री महोदय ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड AI की तरफ बढ़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स हैं, AI एक्सपर्ट्स हैं, AI कंपनीज हैं, उनको ये स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि
हम मोरल एआई की तरफ बढ़े, न कि जनरेटिव एआई की तरफ ही या ओनली एआई की तरफ। तो मोरल एआई की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि यूरोपियन यूनियन ने एक अपने यहाँ बिल पास किया जिसमें उसने क्या किया है कि जो एआई को लेकर के कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया कि एक मोरल एआई को लेकर के उसने एक कंडक्ट बना दिया कि भाई अगर एआई आप कोई भी कंट्री यूज करे, लेकिन ऐसा एआई जनरेटेड कंटेंट जो मोरल नहीं है, मिसलीड कर रहा है, किसी के यहाँ पायरेट्सी बना रहा है, स्पाई के रूप में यूज किया जा रहा है, वो अनएथिकल है, इमोरल है, तो उसको वो भी कोई भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री तुरंत अपने यहाँ से हटाएगी और उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करेगी। तो काम आज आवश्यकता है ऐसी चीजों के साथ आगे बढ़ने की। हम टेक्नोलॉजी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। अगर हम टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ेंगे हम पिछड़ते चले जाएंगे। आज दौड़ इस बात की नहीं है कि हमको रेस कंप्लीट करनी है। आज दौड़ इस बात की है कि हमको वहां तक पहुंचना है जहां तक और लोग न पहुंच पाए। तो भारत के लिए चूंकि एक तरीके से कह सकते हैं दौड़ बहुत लंबी है और उसमें बाधाएं बहुत हैं, स्टेपल दौड़ की तरह है। तो इस वजह से इन चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होगा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी लीडरशिप, आपके जियोपॉलिटिकल रिलेशंस ऐसे हों जो इंक्लूसिव हों, सभी के साथ हैं, ना हमारा कोई दोस्त ना हमारा कोई दुश्मन। इस कॉन्सेप्ट पर आप चलेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। कहने का मतलब हमारे लिए सभी उतने ही प्रिय हैं। इस कॉन्सेप्ट पर आपको बढ़ना चाहिए। तो आप एक तरीके से जो आपका विजन है, जैसे चाइना को देखते हैं आप, चाइना ने क्या किया, चाइना में ग्रोथ बहुत है और चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन उनका भी कॉन्सेप्ट यही है कि भाई हम चाहे वो इंडिया हो, इंडिया को भी दोस्त मानते हैं, लेकिन अलग पॉलिसी लेवल पर अलग चीज़ें हैं। चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका भी दोस्त है, भाई आइए अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, स्वागत कर रहे हैं। बस हमारे नेशनल जो हित हैं, राष्ट्रीय हित हैं, वो नहीं प्रभावित होने चाहिए। हम आपके दोस्त भी रहेंगे, दुश्मन भी रहेंगे अगर जरूरत पड़ी तो इस कॉन्सेप्ट पर हमको आगे बढ़ना चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य में हम एक लीडरशिप की भूमिका में एक सॉवरेन कंट्री के रूप में अपने आप को स्थापित करें। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनमें हमारी एक भूमिका बढ़े। इस विजन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाता है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी बनती है तो वो जनता की मर्जी से बनती है। कोई लीडर भी बनता है, एक एमएलए, एक काउंसलर भी अगर इलेक्ट होता है तो वो जनता की मर्जी से इलेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो भी पॉलिसी प्रोग्राम बनाई जाती है वो देश के सिटीजन्स के लिए है, सिटीजन्स बनाते हैं, सिटीजन्स के लिए है। तो कहीं ना कहीं हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं कि हर वो मुद्दा जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, तो हम यही चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। इंस्टेड ऑफ दैट वी फाइंड फॉर ए सोल्यूशन। तो अल्टीमेटली यू आर मी आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क फॉर द पीपल, वर्क फॉर द आवर बेटर लाइफ। हम यही चाहेंगे कि हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, हमारे बच्चों की हेल्थ अच्छी हो, हमारे बच्चों का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को हुनर सीखने की जो क्या कहते हैं उसको रिसोर्सेस हैं वो मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले लोगों को, वो इंडिया में हो या इंडिया का डायस्पोरा हो, कहीं भी हो। जो इंडियंस हैं हम तो अपने आप को यही कहेंगे कि पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करे, हर डायमेंशन में एक दूसरे का साथ दे। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम अपने देश की बात करते हैं सर, तो हम लालची हो जाते हैं। हम यही चाहेंगे कि हमारे देश के हित में हो हर चीज, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हो। ये हर एक देश की चीज है। तो जब हम कहीं भी किसी भी सेक्टर में किसी भी एंगल में जब हम बात करते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो कहीं भी जाते हैं तो वो भी यही बात करते हैं कि हमारे देश की हित में बात हो, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हो, हमारी नेशनल सिक्योरिटी हमारे देश की जनता के हित में हो। वो एआई हो या कोई और सेक्टर हो या नेवी हो, डिफेंस हो,
या सैटेलाइट की जो सेमीकंडक्टर की चीजें हो, या कोई रिवर को क्लीन करने की बात हो, या ग्रीन एनर्जी की बात हो, हर बात हमारे देश के हित में ही होनी चाहिए। जहां पे हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे देश के हित में, हमारे देश का फायदा हो, हमारे देश की जनता का फायदा हो, जिससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, हमारा फॉरेन ट्रेड अच्छा हो, हमारा एजुकेशन सेक्टर अच्छा हो, हमारा हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, और हमारा जो इंडिया का जो जीडीपी है और इंडिया का जो ग्रोथ है वो सबसे बेहतर हो, अच्छा हो। कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम का पेपर आंसर कर रहे होगे तो इस बात को हमेशा से ध्यान में रखना कि आप हर चीज को आप उठाओगे तो आप हर प्रॉब्लम को दिखाओगे तो प्रॉब्लम के साथ आप सलूशन जरूर दोगे। आप प्रॉब्लम तो होती है, प्रॉब्लम आप में है, प्रॉब्लम मुझ में है, प्रॉब्लम हम सब में है, लेकिन हम प्रॉब्लम को साथ में लेते हैं और उसको छानते हैं, उसको खंगालते हैं, उसको टटोरते हैं और उसमें से सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारी जिंदगी में भी है, हमारे घर में भी है और ये हमारे देश में भी है। प्रॉब्लम्स हम अपनी जिंदगी से निकालते हैं और वहाँ पे सोल्यूशन लाते हैं, और हम अपने घर में प्रॉब्लम्स निकालते हैं और वहाँ पे उसको सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से हम ये चाहेंगे कि हमारे देश में भी, क्योंकि देश हमसे बना हुआ है, आपसे, मुझसे, हमसे देश बना हुआ है, डेमोक्रेसी है, तो हम यही चाहेंगे कि प्रॉब्लम्स जो भी हैं उसको खुलेआम रखें, एक दूसरे के सामने रखें। ये नहीं कि हम वो प्रॉब्लम्स को हेसिटेट करें, शर्माएं कि तुम में ये कमी है, तो हम शर्माएंगे कहने से कि मुझ में ये कमी है, मेरा रंग सांवला है, ये मुझ में कमी है, तो मैं शर्माऊं क्यों। अब ये बात भी बहुत लोग डिफेंस करेंगे कि ये सांवला होना तो खूबसूरती है, कमी नहीं है, तो हम उसको कमी है तो हम उसको दूर कैसे करें। अगर खूबसूरती है तो उसको नॉर्मलाइज कैसे करें, क्योंकि हर चीज एक्सट्रीम तो नहीं हो सकती। यू हैव टू बी हैप्पी at any circumstances, you have to be happy. You should face the problem, then only you can find any solutions. सर अभी हमने सारे डायमेंशंस पे बात किए। हमारे पास एक मुद्दा था कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी फॉरेन कंट्रीज में, और वहां पे उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे देश के लिए बात की। उन्होंने ना अपने घर के लिए बात की, ना अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ करने के लिए बात की। अल्टीमेटली उन्होंने किसके लिए बात की, हर चीज को वो देश के लिए या देश की जनता के लिए। देश का मतलब क्या है, एक टेरिटरी नहीं होती देश सब कुछ होता है। कश्मीर होता है, कन्याकुमारी होता है, महाराष्ट्र होता है, जो मध्य प्रदेश है, सब कुछ अपना देश है। देश एक फीलिंग है, लोगों की फीलिंग, एक इमोशन है जी, इमोशन। हाँ, जी मैम। तो वो देश का जो जनता है वही देश है। देश की जनता जहां बस जाए। 4 लोग, एक मूवी है ओम जय जगदीश, वहां पे उस मूवी में ना वो उसका घर नीलामी पे आ चुका होता है। जो लीड एक्ट्रेस है उनका घर नीलामी पे आ चुका होता है, और वो नीलामी में जाके अपना घर किसी और को दे देती हैं, वो हार जाते हैं घर। तो फाइनली जब उनसे कहा जाता है कि नीलामी में आप अपने घर किसी को दे रहे हो तो हाउ यू आर फीलिंग, तो उसके 4 जो बेटे होते हैं, अनिल कपूर और दूसरे जो हीरो हैं, उसके 4 बेटे एक साथ आके उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो वो कहती है कि जहां पे मेरे 4 बेटे एक साथ खड़े हो जाएं वही मेरा घर है। तो देश की जनता ही देश है। देश की जनता जब एक हो जाए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यही हमारी पहचान है। जब हम सब एक हो जाते हैं, देश के लिए काम करते हैं, वो लेबर क्लास हो, वो अपर मिडिल क्लास हो, वो अपर क्लास हो, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, अनटचेबल हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, सैयद हो, पता नहीं प्रीस्ट हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, सब मिला के देश बनता है। बिल्कुल सब होते हैं देश में। बहुत अमीर अंबानी जी भी यहीं पे रहते हैं। अंबानी के ठीक बगल में एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। यही हमारा देश है। हम ये चाहते हैं कि आप जब भी कोई भी मुद्दा हो जिसमें आप चाहते हो कि बहुत अच्छा डिस्कशन हो, वो मुद्दे के सारे डायमेंशंस देखे जाए, तो आप हमें अपने जो व्यूज हैं, अपने ओपिनियंस हैं इस मुद्दे को लेके, कि हमने, हो सकता है कि हमसे भी गलतियां हो और हो सकता है कि हमसे भी कुछ ऐसे डायमेंशंस हो जो हमसे छूट गए हों, तो आप हमें अपने कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। विपिन सर को और मुझे इजाजत दीजिए, और आपको जो भी
जहां जो भी किसी भी मुद्दे पे आपको डिस्कशन करना हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन NCSE IAS एंड हम दोनों को इजाजत दीजिए, विपिन मिश्रा सर और मुझे, और हम आपके सामने एक और मुद्दे के साथ दोबारा से हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।